हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियर पॉलिसी इशूज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि ये जो टॉपिक है लोअर पीसीएस मेंस और अपर पीसीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर पीसीएस मेंस का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट जो है सिलेबस का उसमें लिखा हुआ है मेंस के सिलेबस में, और साथ ही साथ अगर आप अपर पीसीएस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी न्यूक्लियर पॉलिसी मैंशनड है। तो ये वाली जो वीडियो होने वाली है या न्यूक्लियर पॉलिसी, यानी ये वाला जो टॉपिक है न्यूक्लियर पॉलिसी का, ये लोअर पीसीएस के लिए और अपर पीसीएस के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैकेट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स क्रैकेट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ पे सभी क्विजेज़ आती हैं, करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, सब चीज़ें वहीं पे अपडेट होती रहती हैं। हर वीडियो का लिंक वहाँ पे आपको मिलता है, तो उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो स्टूडेंट्स लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि उनका पेपर क्लियर हो जाएगा प्रीलिम्स का, क्योंकि लोअर पीसीएस प्रीलिम्स का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। मेंस की तैयारी के लिए मेंस की डेट आ गई है अगस्त की, 28 अगस्त की। तो जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ मैं, 28 अगस्त को लोअर पीसीएस मेंस का पेपर है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज़ है, सारा कंटेंट है। तो पूरा कोर्स चल रहा है लोअर पीसीएस मेंस के लिए। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी इसमें पढ़ लिया था, 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं ऑलरेडी। जिन्होंने नहीं देखी है उनको प्लीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद डायरेक्ट आप इस वीडियो पे आइएगा। जो डायरेक्ट इस वीडियो पे हैं वो पहले 2 वीडियोज़ पहले वाली देख लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको देखिएगा आप। तो बात करते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ अबेंडनिंग एनएफयू फॉर इंडिया। देखिए, अब तक हमने ये पढ़ लिया था, जो लोग ये कह रहे थे कि इंडिया को अपनी पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एनएफयू ने अच्छा काम किया है, तो वो हमने पढ़ा। उसके बाद जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं, इंडिया को एनएफयू चेंज करने की ज़रूरत है, यानी कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी जो है अब उसको छोड़ने की ज़रूरत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, जो लोग ये कहते हैं वो भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि अगर इंडिया ने अपनी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी छोड़ दी, उसको छोड़ने से क्या इम्प्लीकेशंस, क्या निहितार्थ भारत के साथ होंगे, भारत की फॉरेन पॉलिसी पे, भारत की पॉलिसीज़ पे, भारत की सिक्योरिटी पे उससे क्या असर पड़ेगा, वो देखते हैं। तो फर्स्ट आता है withdrawing the NFU policy and making a declaration to that effect can affect India's status as a responsible nuclear power। सिंपल सी बात है, अगर इंडिया ने अपनी एनएफयू पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को ख़त्म कर दिया, खारिज कर दिया, तो इससे क्या होगा, इससे इंडिया की जो एक इमेज बनी हुई है कि इंडिया एक जिम्मेदार देश है पूरी दुनिया में, इंडिया की एक जो रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की जो इमेज है, जो छवि है, वो धूमिल हो जाएगी। उस छवि पे बहुत असर पड़ेगा। सभी कंट्रीज़ के बीच में ये एक संदेश पहुंचेगा इससे कि इंडिया अब रिस्पॉन्सिबल या इंडिया अब सिंसियर नहीं रहा, और वो हो सकता है कि पहले न्यूक्लियर अटैक कर ले, जो कि अपने आप में गलत है। सच ए स्टेप विल एब्रोगेट इंडियाज़ कमिटमेंट टू द यूनिवर्सल गोल ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो इंडिया ने डिसआर्मामेंट की बात भी की थी। इंडिया ने तो ये कहा था कि भाई ना तो हम बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन, ना कोई और कंट्री बनाए। अगर पांचों मेंबर्स जो जिन्होंने एनपीटी को बनाया, जो परमानेंट 5 मेंबर्स है यूएनएससी के, अगर वे पांचों कंट्रीज डिसआर्मामेंट करने को रेडी हो जाते हैं तो इंडिया भी रेडी हो जाएगा। इंडिया का कहना यह है कि उसको कोई शौक नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स को रखने का। वो तो इसलिए रख रहा है जिससे, क्योंकि उसके जो दोनों नेबर्स हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, चाइना के पास भी और पाकिस्तान के पास भी, इसलिए इंडिया को भी डेवलप करना पड़ रहा है। अगर कोई भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा तो इंडिया भी उसको नहीं बनाएगा। एंड अपसेट द रीजनल बैलेंस इन द सब कॉन्टिनेंट, और रीजनल बैलेंस में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। चाइना भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, ईरान काम कर ही रहा है न्यूक्लियर पावर पे। तो अगर ये चारों कंट्रीज़ जो आपस में एक दूसरे से लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, ईरान की बॉर्डर पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान की इंडिया से, और इंडिया की चाइना से, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी खतरनाक सिचुएशन बन जाएगी साउथ एशिया में। फर्दर एब्रोगेटिंग द डॉक्ट्रिन वुड सिग्नल अ फर्स्ट यूज़ पोस्चर फॉर इंडिया। सिंपल सी बात है, अगर भारत ने ये डॉक्ट्रिन छोड़ दी नो फर्स्ट यूज़ की, तो उसका क्या मतलब आता है, इसका ये मतलब आता है कि इंडिया जो है अब पहले यूज़ कर सकता है ना। रिड्यूसिंग द स्पेस फॉर कन्वेंशनल वारफेयर बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, यानी कि कन्वेंशनल वारफेयर की तो अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट न्यूक्लियर ही अटैक होगा। अगर इंडिया भी पहले ही न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, तो इंडिया अब क्या कर सकता है, यानी कि कोई सामने वाला कंट्री जो है वो क्या करेगा, वो भी अटैक करेगा और इंडिया भी अटैक करेगा। दिस कुड ऑल्सो सीवियरली करोड इंडियाज एबिलिटी टू लिमिट पाकिस्तान ऑफेंसिव टैक्टिक्स एंड पॉलिसीज एट द कन्वेंशनल लेवल। इससे इंडिया की जो एबिलिटी है, इंडिया की जो काबिलियत थी कि वो पाकिस्तान की टैक्टिक्स को कम कर सकता था, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। पाकिस्तान भी अब ज़ोर शोर से अटैक कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया वाले भी अटैक कर सकते हैं। हालांकि म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का काम है, एक मैड डॉक्ट्रिन भी आएगी, हम पढ़ेंगे उसमें। एक मैड है, मतलब कि म्यूचुअल असिस्टिव डिस्ट्रक्शन होगा, कि यानी कि पता है
कि अगर आप अटैक करोगे या मैं अटैक करूँगा, सबका दोनों का नुकसान होना है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है, फिर भी करेंगे। China's expansionist policies cannot be deterred by revising the doctrine. The decision to abandon the doctrine can send a deliberate signal of provocation to China. देखिए सिंपल सी बात है, चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो हमारे नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को बदलने से चेंज नहीं होगी। जो चाइना की पॉलिसी है कि वो एक्सपेंशन कर रहा है, दूसरे कंट्रीज़ की टेरिटरी हड़प रहा है, वो हमारी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को चेंज करने से उसकी डॉक्ट्रिन पे या उसकी जो पॉलिसी है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, उस पर कोई भी असर नहीं होगा। बल्कि उस पे क्या असर पड़ेगा, उसको ये लगेगा कि अब इंडिया प्रोवोकेट कर रहा है उसको, यानी इंडिया उसको उकसा रहा है कि भाई तुम जो है हमला करो हम पे, फिर हम देखो हम आपको क्या मजा सिखाते हैं। न्यूक्लियर प्रीएम्पशन मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था कि प्रीएम्पशन क्या होता है। जैसे इंडिया ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, यानी कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हमने की पाकिस्तान पे या म्यांमार की टेरिटरी में, वो अपने आप में क्या है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स है। तो न्यूक्लियर प्रीएम्पशन इज़ अ कॉस्टली पॉलिसी। सिंपल सी बात है, अगर आपने पहले अटैक कर दिया न्यूक्लियर से, वो अपने आप में कॉस्टली पॉलिसी है, एज इट रिक्वायर्स मैसिव इन्वेस्टमेंट। बहुत ज़्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, नॉट ओनली इन वेपन्स एंड डिलीवरी सिस्टम बट ऑल्सो इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकनाइसेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि आपको हथियार बनाने में और उसको डिलीवरी करने में जो खर्चा होता है वो तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको उसकी इंटेलिजेंस में जो आपको खुफिया कवरेज चाहिए, सर्विलांस करना है, रिकनाइसेंस सर्वे करना है, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। रिकनाइसेंस का मतलब ये होता है कि आप किसी की टेरिटरी में ना जाओ, लेकिन फिर भी उस टेरिटरी की, उस सामने वाली पर्सन की, जो आपका एडवर्सरी है, जो आपका दुश्मन है, उसकी टेरिटरी की इन्फॉर्मेशन आप ले आओ विद द हेल्प ऑफ ड्रोन या किसी भी तरह से, उसको हम रिकनाइसेंस कहते हैं। इंडिया वुड रिक्वायर अ फार बिगर इन्वेंट्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, पर्टिकुलरली एज एलिमिनेटिंग एडवर्सरीज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। देखिए सिंपल सी बात है, चाइना अपने आप में सुपर पावर है, बराबर में पाकिस्तान भी है, जो भी जिसके पास भी इतने सारे वेपन्स हैं। तो इंडिया को अब इन दोनों नेबर को टैकल करने के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री चाहिए, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए, बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी चाहिए, जिससे कि वो अपने एडवर्सरी की कैपेबिलिटी को कम कर सके। लेकिन पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रक्शन अगर होना शुरू होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। दोनों कंट्रीज़, चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो, दुनिया के टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं। कहीं पे भी अटैक होगा तो लाखों लोग मारे जाएंगे इन अ फ्लैश ऑफ सेकेंड्स। Require targeting of its nuclear assets involving multiple warheads. India is yet to induct the multiple re-entry vehicle technology in its missiles, which is fundamental to eliminating hardened nuclear targets. यानी कि इंडिया को एक मल्टीपल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी जो है उसको भी इंट्रोड्यूस करना अपनी मिसाइल में, जो न्यूक्लियर मिसाइल्स को एंगेज करने में या उनको ख़त्म करने में बहुत ही कारगर साबित होती है। फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन विल ऑल्सो रिक्वायर टू डिवॉल्व कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम द साइंटिफिक एनक्लेव टू द मिलिट्री फॉर देयर इवेंचुअल यूज। सिंपल सी बात है, अभी जो न्यूक्लियर वेपन हैं या जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, उसको यूज़ करने का जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। यानी कि जो सिविल, अगर आप अथॉरिटी देखें तो जो एक सिविल डेमोक्रेटिक सरकार जो चुन के आ रही है, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, तो भारत में प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है कि वो न्यूक्लियर अटैक के लिए ऑर्डर दे सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर हमने फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्रिन को इस्तेमाल कर दिया, अभी तो नो फर्स्ट यूज़ है, अगर हमने फर्स्ट यूज़ को कह दिया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो कंट्रोल है न्यूक्लियर पॉलिसी का कंट्रोल, वो प्राइम मिनिस्टर से हटा के किसको देना पड़ेगा, आर्म फोर्सेस को देना पड़ेगा। अगर आर्म फोर्सेस को दे दिया जाएगा तो आप देख सकते हैं जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भी कू हो रहा है, क्या हो रहा है, कू, COUP, इसका क्या मतलब होता है, तख्ता पलट हिंदी में कहते हैं, जहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है। अगर आप मिलिट्री को ज़्यादा पावर दे देंगे तो उससे क्या होगा, मिलिट्री कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है फॉर अ डेमोक्रेसी। मोर ओवर, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द न्यूक्लियर फॉल आउट डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स कुड पोज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। से सिंपल सी बात है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, युद्ध अपने आप में एक समस्या है, वो क्या किसी समस्या को सुलझाएगा, यानी वॉर इज इट सेल्फ अ प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम विल इट सॉल्व। तो अगर एक्सप्लोजन्स होते हैं तो जहाँ पे भी एक्सप्लोजन होगा वहाँ पे लाखों लोग मारे जाएंगे, बहुत ज़्यादा तबाही होगी। तो आगे का रास्ता क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, पीरियोडिक स्टेटमेंट्स अबाउट नर्चरिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर आर्सेनल। सिंपल सी बात है, इंडिया समय समय पे ये बताए कि मेरे पास न्यूक्लियर आर्सेनल कितने हैं, मेरे पास कितने हथियार हैं, कितने हमारे पास न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है, इंडिया वो बताए, जिससे कि इंडिया का मतलब है सारी कंट्रीज यहाँ पे बताएं, जिससे क्या होगा, जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। ये एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि दो देशों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मेरे पास इतने हथियार हैं तो आपके पास कितने हथियार हैं। एन इंडिकेशन दैट इंडियाज न्यूक्लियर आर्सेनल विल बी लार्ज इनफ टू टेक केयर ऑफ ऑल एडवर्सरीज विल हैव टू बी ना मिड ट्रिपल डिजिट। सिंपल सी बात है, मिड ट्रिपल यानी कि आपको करीब करीब 500 के आसपास, आप कह सकते हो कि 500 के आसपास आपको न्यूक्लियर वॉरहेड्स चाहिए। मिड ट्रिपल डिजिट है, ट्रिपल डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से 999 तक, तो मिड ट्रिपल डिजिट का मतलब कितना हो गया, 500।
तो 500 550 के आसपास आपको न्यूक्लियर वॉरहेड्स एटलीस्ट चाहिए। फिर हमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हालांकि सीडीएस की अनफॉर्चुनेटली दिसंबर 2021 में 8 दिसंबर 2021 को डेथ हो गई। उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया, आप लोगों को सबको पता होगा। तो सीडीएस की अपॉइंटमेंट होना चाहिए। जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है एनटीआरओ, उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए एज अ कैपेबल एपेक्स टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है विच वुड इन अ फुल प्रूफ मैनर प्रोवाइड इंडिकेटर्स ऑफ एनी अटैक ऑन अस, जो हमें बताएगी कि क्या हम पे, यानी कि इंटेलिजेंस की एक बात हो गई कि खुफिया खबर की बात है कि क्या वो हमको पहले से बता देगी कि क्या हम पे अटैक हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसके लिए हम क्या एक्शन लें। एज सिक्योरिटी इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, मैंने आपको शुरू से बताया ये वाली चीज़ कि सिक्योरिटी अपना आप में एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ये स्टैटिक बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जो स्थिति 2003 में थी वो स्थिति 2022 में नहीं है। 2022 में जो सिचुएशंस हैं सिक्योरिटी की भारत की, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे बाह्य सुरक्षा हो, यानी कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, दोनों तरफ से हमें फ़र्क पड़ता है। दोनों तरफ में डायनेमिक कॉन्सेप्ट की वजह से 2003 की जो स्थिति थी वो 2022 में स्थिति नहीं है। एंड ऑल डॉक्ट्रिन नीड पीरियोडिक रिव्यू, सभी डॉक्ट्रिन को पीरियोडिक रिव्यू चाहिए। 2003 की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़ की, हम अभी भी अपना स्टैंस नो फर्स्ट यूज़ तो रख सकते हैं 2022 में भी, लेकिन उसकी पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस ला सकते हैं। हम अपनी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है हमारी, जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, उसमें कुछ चेंज ला सकते हैं नो फर्स्ट यूज़ रखते हुए ही। तो वो चीज़ हमें भारत में करनी है कि हमें समय समय पे अपनी पॉलिसी को भी अपग्रेड करना है, जिससे कि हम प्रेजेंट कंडीशंस के हिसाब से भारत की सिक्योरिटी को मेंटेन रख सकें। इफ इंडियन पॉलिसी मेकर्स फील अ नीड टू रिव्यू द नेशंस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, दे शुड बी कॉग्नाइजेंट ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व इन डूइंग सो। अगर इंडिया के लॉ मेकर्स, यानी कि जो एमएलएज हैं या एमपीज़ हैं, बेसिकली एमएलएज का यहाँ पे रोल नहीं है, जो एमपीज़ हैं, अगर उनको ये लगता है कि भारत को नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को चेंज करना चाहिए, तो उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे तो इसके वजह से कितना ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, कितनी ज़्यादा कॉस्ट इसके ऊपर आएगी। तो आप ये भी सोच सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने नो फर्स्ट यूज़ हटाओगे, आपको अपना जो आर्सनल है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, यानी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जब आप उनकी संख्या बढ़ाओगे तो उस पर खर्चा होगा। इंडिया इज़ ऑलरेडी अ कंट्री ऑफ 130 करोड़ पीपल, तो आप सोच सकते हो कि 130 करोड़ लोगों को पालने के लिए इंडिया को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ऊपर से अगर हम न्यूक्लियर का खर्चा और अपने सिर पर उठा लेंगे तो आपको समझ सकते हो कि अमीर अमीर ही होता रहेगा, गरीब गरीब ही होता रहेगा, और जो इन दोनों के बीच में, रिच पुअर के बीच में जो डिवाइड है वो वाइड ही होता रहेगा। अ साउंड पॉलिसी डिबेट कैन ओनली एंश्योर इफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ अ परपर्टेड पॉलिसी शिफ्ट एंड डिस्कस्ड एंड डिबेटेड वाइडली। यानी सिंपल सी बात है कि डिस्कशन होना चाहिए, जो भारत में होना चाहिए, होता भी है। संसद इसीलिए बनी है, पार्लियामेंट वो अलग बात है कि जो पार्लियामेंट का काम है वो पार्लियामेंट ठीक से कर नहीं रही, एमपीज ठीक से कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम तो यही मान के चलेंगे कि वे लोग, उनके अंदर विवेक आएगा और वे लोग जो हैं अपना जो काम है वो तरीके से करेंगे, पॉलिसी पर डिबेट करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, सीधे सीधे उनको बिल पास नहीं करवाएंगे। विदाउट डिस्कशन बिल पास नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट का काम यही है कि हर बिल पे, हर नीति पे, चाहे देर से बने लेकिन दुरुस्त बने, कि अच्छी पॉलिसी आनी चाहिए जिससे कि वो लॉन्ग एंड्योरिंग हो, लंबे समय तक चले। ऑल्सो इंडिया मस्ट ग्रेजुअली रिवाइज इट्स पोस्चर ऑफ एक्टिव डेटरेंस टू डिसुएसिव डेटरेंस बाय बिल्डिंग अप इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग द बॉर्डर, कि अपने बॉर्डर पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, जैसे कि आजकल हम कर रहे हैं, लद्दाख बॉर्डर पे बना रहे हैं चाइना के साथ, अरुणाचल प्रदेश में बना रहे हैं, सिक्किम बना रहे हैं, तो ये बॉर्डर या उत्तराखंड में बना रहे हैं। तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बनाना है जिससे कि हमारी सर्विलांस और वार्निंग कैपेबिलिटी भी बढ़ जाए। इंडिया की तरह चाइना की भी अपनी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, जो कि एक अच्छी बात है। ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि भारत के साथ साथ किसी और कंट्री ने क्या नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपना रखी है क्या? येस, इंडिया के साथ साथ चाइना ने भी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपना रखी है। सो इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क जॉइंटली टुवर्ड अ ग्लोबल नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर ऑर्डर। तो हम ये भी काम कर सकते हैं, जब इंडिया भी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे काम कर रहा है, चाइना भी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे काम कर रहा है, तो इंडिया चाइना मिलके, इन केस अगर ये दोनों मिल जाएं किसी एक चीज़ पे, तो ये दोनों मिलके ये इनिशिएटिव ले सकते हैं कि हम पूरी दुनिया में नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर ऑर्डर बना दें, कि जितने भी कंट्रीज़ हैं जिनके पास भी न्यूक्लियर हेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो सब के सब ये डिक्लेयर कर दें कि वो कभी भी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे काम करेंगे, कि वो कभी भी पहले अटैक नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन से। अगर कोई भी कंट्री पहले अटैक नहीं करेगा, इसका मतलब तो अटैक होगा ही नहीं, तो जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। सभी कंट्री एक दूसरे को डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, डेटरेंस करते रहेंगे, अटैक नहीं करेंगे, जो कि ठीक है, चलता है दुनिया में, चलना इस तरह से काम करना ही पड़ेगा। न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात करें तो 2 थिंग्स नीड टू बी डन टू कॉन्फ़िगर एंड लैबोरेटरी टेस्ट सोफिस्टिकेटेड थर्मोन्यूक्लियर वेपन डिज़ाइन, कि थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट होने हैं। एक लेज़र इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन फैसिलिटी एट द सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, वो बता रहा है कि इंदौर में ये एक लेज़र इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन फैसिलिटी है,
नीड्स टू बी रिफर्बिश्ड, इसको दोबारा बनाना चाहिए ऑन अ वॉर फुटिंग एंड अ डुअल एक्सिस रेडियोग्राफिक हाइड्रोनॉमिक टेस्ट फैसिलिटी कंस्ट्रक्टेड। यानी कि उसने बताया कि क्या बनाया जा सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने आंसर में इसको मेंशन कर देंगे कि इंदौर की जो फैसिलिटी है लेज़र इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन फैसिलिटी, और हमें जो रिफर्बिशमेंट करना है किसके लिए, रेडियोग्राफिक हाइड्रोडायनेमिक टेस्ट फैसिलिटी का, तो आपके आंसर को एक अच्छा सा बूस्ट मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स ने ऑनर ने नहीं लिखा होगा, अगर आप ये लिखेंगे तो आपके जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। एक छोटा सा किस्सा है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस और मैड डॉक्ट्रिन का, ये भी समझ लेते हैं। क्यूबा एक अपने आप में एक कैरिबियन कंट्री है, कैरिबियन सी में पड़ता है, और नीचे मैक्सिको है, इसके नीचे क्यूबा के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको वेस्ट इंडीज़ के कुछ कंट्रीज़ मिल जाएंगे, और ऊपर जो है वो यूएसए है। तो क्यूबा जो है वो शुरू से एक सोशलिस्ट कंट्री रहा है, और उसके ऊपर बहुत ही पास में जो यूएसए है वो अपने आप में एक कैपिटलिस्ट कंट्री रहा है। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री के बारे में पता हो या दुनिया के बारे में पता हो तो आपको पता होगा कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों आपस में एक दूसरे के एंटी रहते हैं। कैपिटलिस्ट पूंजीवादी लोग हैं जो कि प्राइवेट कल्चर में विश्वास रखते हैं, सोशलिस्ट समाजवादी लोग हैं जो हमेशा सरकारी में बिलीव रखते हैं। दोनों नेचर के जो लोग हैं कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट आपस में एक दूसरे के एंटी हैं। तो यूएसए के जस्ट पास में ही क्यूबा है, तो यूएसए और क्यूबा भी आपस में एक दूसरे के एंटी है, यूएसए क्योंकि कैपिटलिस्ट है और क्यूबा जो है सोशलिस्ट है। अब क्यूबा के साथ साथ जो यूएसएसआर था 1991 1992 से पहले, जो यूएसएसआर था या आज का जो रशिया है, वो भी अपने आप में क्या है, वो भी अपने आप में सोशलिस्ट है। तो ये यूएसएसआर या जो रशिया है ये हेल्प करता है किसकी, क्यूबा की, क्योंकि क्यूबा एक छोटा सा कंट्री है लेकिन बहुत ही सोशलिस्ट कंट्री है और एक बहुत ही अच्छा देश है। तो उसकी हेल्प कौन करता है, यूएसआर, हर चीज़ में यूएसएसआर उसकी मदद करता है। क्यों, क्योंकि सोशलिस्ट सोशलिस्ट भाई भाई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या होता है कि 1960s के दौरान जिस टाइम पे कोल्ड वॉर अपनी चरम सीमा पे होता है, एक तरफ एक पोल होता है यूएस का, दूसरा पोल होता है यूएसएसआर का। अब जो ये यूएसएसआर है ये सभी सोशलिस्ट कंट्रीज़ का सपोर्ट कर रहा होता है, यूएस जो है सभी कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ का सपोर्ट कर रहा होता है। तो अब यूएस के पास बिल्कुल नीचे क्यूबा है, तो क्यूबा में यूएसएसआर क्या करता है, न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लॉट कर देता है क्यूबा में यूएसए को अटैक करने के लिए। क्योंकि यूएसए का नीचे यहाँ पे एक, अगर आप यूएसए का मैप देखोगे तो नीचे इस तरह से फ्लोरिडा जा रहा है ना, फ्लोरिडा, यहाँ पे मायामी बीच है। तो ये जो फ्लोरिडा का हिस्सा है ये बहुत ही पास में है किसके, क्यूबा के। तो वहाँ पे यानी कि पहली बार ऐसा हुआ था 1960s में कि यूएसएसआर की मिसाइलों के रडार में इतना नज़दीक यूएसए आ गया था विद बाय द मिसाइल्स ऑफ यूएसएसआर या रशिया। तो रशिया ने अपनी मिसाइलों को कहाँ पे रख दिया, क्यूबा में प्लेस कर दिया, क्योंकि क्यूबा भी सोशलिस्ट, यूएसएसआर भी सोशलिस्ट, दोनों भाई भाई। तो उन्होंने वहाँ पे प्लेस कर दिया कि भाई अगर मुझे अटैक करने की जरूरत पड़ेगी यूएसए पे तो मैं क्यूबा की धरती से कर दूंगा। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर एंड यूएस ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ द कोल्ड वॉर। तो जब कोल्ड वॉर चल रहा था 20-30 साल जो कोल्ड वॉर चला, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुई वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की वजह से हुई, कि जो क्यूबा में मिसाइल खड़ी कर दी यूएसएसआर ने यूएसए पे अटैक करने के लिए। कोल्ड वॉर नियरली बिकेम हॉट ऑन अक्टूबर 16 1962 की बात है, जब व्हाइट हाउस को ये पता चला कि सोवियत मिसाइल्स प्रेजेंट हैं कहाँ पे, क्यूबा में। व्हाइट हाउस क्या है, व्हाइट हाउस जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का ऑफिस है। वैसे तो ओवल ऑफिस है, ओवल ऑफिस कहा जाता है उसके ऑफिस को तो, लेकिन व्हाइट हाउस में वो है जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रहते हैं। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज वाइडली रिगार्डेड एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द न्यूक्लियर आर्म्स रेस। एक बॉइलिंग पॉइंट था क्योंकि सभी दोनों देश जो हैं, चाहे वो यूएसए हो चाहे वो यूएसआर हो, दोनों बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन्स को इकट्ठा करने की। व्हेन फियर्स ऑफ थर्मो न्यूक्लियर वॉर बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड यूएसए नॉट ओनली प्लॉसिबल बट इवन पॉसिबल। तो सिंपल सी बात है, हालांकि उस टाइम पे किसी ने एक दूसरे पर अटैक नहीं किया। कोल्ड वॉर में यही बात अच्छी रही कि दोनों ने एक दूसरे को डराया धमकाया बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी ने एक्चुअल वॉर नहीं करी, एक्चुअल नुकसान नहीं हुआ बहुत ज़्यादा। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज द अल्टीमेट बाई प्रोडक्ट ऑफ मैड। मैड का क्या मतलब है, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि म्यूचुअली एश्योर्ड है, यानी कि पता है दोनों को कि भाई अगर अटैक होगा तो तेरा भी डिस्ट्रक्शन होगा, मेरा भी नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होगा, तेरा भी नुकसान होगा, लेकिन फिर भी मैड है, पागल है, कर रहे हैं। एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री डॉक्ट्रीन है इन विच द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑन अ फुल स्केल वुड थियोरेटिकली रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ बोथ द अटैकर एंड द डिफेंडर। सिंपल सी बात है, अगर हथियार गिर रहा है, बम गिर रहा है, तो उसको थोड़ी पता है कि भाई इसने फायर किया था या किसने फायर किया था। वो तो जहाँ गिरेगा उसका काम था नुकसान पहुँचाना, वो नुकसान पहुँचाएगा, चाहे अब उसमें वो जिस देश से छोड़ा गया है उसी देश में गिर जाए या जिस देश के लिए छोड़ा गया है उस देश में गिर जाए। तो जहाँ पे भी वो गिरेगा वहाँ पे वो नुकसान करेगा।
दिस स्ट्रैटेजी अल्टीमेटली सेंड बोथ पार्टीज इनटू एन एंडलेस लूप ऑफ इंक्रीज्ड मिलिट्री बजट। यही दोनों में यहाँ पे उतारा कि दोनों एक दूसरे को डराने धमकाने के लिए अपना मिलिट्री बजट बढ़ाते रहे। यूएसए अपना बजट बढ़ाता रहा, यूएसआर अपना, यूएसआर को अपने हथियार चाहिए थे और यूएसए को अपने हथियार चाहिए थे। तो इस वजह से दोनों देशों ने बहुत ज़्यादा पैसा अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स पे, या आप कह सकते हो मिलिट्री जो प्रोडक्ट हैं उनको बनाने में खर्च किया, या जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है दोनों देशों का वो बहुत ज़्यादा था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियर पॉलिसी इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये एक इनफ कंटेंट है जो आपको लोअर पीसीएस मेंस में और अपर पीसीएस मेंस में आंसर लिखने के लिए बहुत हेल्प कर सकता है। इसको पूरे को देख लीजिए, बार बार देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। जो नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स बना लीजिए, और जो पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू रीड देम मल्टीपल टाइम्स। आप उसको बार बार रिवाइज करते रहो और तैयारी करते रहो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट सीरीज आप अटेंड करते रहो, जिससे क्या होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।